तो कहीं आप भी तो ये गलती नहीं करें। अगर आपके नंबर 450, 500, 550 की रेंज में है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली कि ऐसी वो कौन सी गलतियां जिसको आपको करने से बचना होगा, ताकि आपकी नीट 2027 में एक अच्छी खासी रैंक के साथ एक अच्छा मेडिकल कॉलेज आपको मिल सके। तो आज उन्हीं सब गलतियों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल गोला भाई एमबीबीएस में। तो देखो, सबसे पहली गलती जो मेरे को लगता है जो आप लोग करते हो, मतलब देखो आपके 450, 500, 550 की रेंज में नंबर आए, मतलब आपने ठीक ठाक पढ़ाई करी, आपके ठीक ठाक कॉन्सेप्ट क्लियर है। खासकर ऑनलाइन कोचिंग में आजकल क्या चल रहा है कि बच्चे को जो है इतना डरा दिया जाता है, इतना डरा दिया जाता है कि उसको ये बताया जाएगा कि देखो रीनीट कितना हार्ड पेपर आया था, इस बार पेपर बहुत हार्ड जाएगा तो अगली बार और भी हार्ड आएगा, आपको बिल्कुल बेसिक से तैयारी करनी है, आपको बिल्कुल जीरो से उठा के हम एम्स दिल्ली लेके जाएंगे। ऐसे ऐसे सपने तुम्हें दिखाए जाते हैं। तो आप बिल्कुल इन सपनों के पीछे बिल्कुल मत भागो। आपको ठीक है बेसिक से पढ़ना, पर ऐसा नहीं कि आपके जितना आपने लास्ट ईयर पढ़ा था आपने बिल्कुल सब भूल गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल जीरो पे आपको, तो आपको ये जीरो का झुंझुना थमाया जाता है ना, इस तो प्लीज इस झुंझुने से बचिए। तो आपके 450, 500, 550 नंबर आ रहे हैं, मतलब आपने ठीक ठाक पढ़ाई कर रहा है कि आप वहां पे खुद का एक एनालाइज चार्ट बनाइए जिसमें आप अपने वीक, स्ट्रॉन्ग और मॉडरेट चैप्टर का एक पूरा चार्ट बनाइए। तो आपको एक पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा जिसमें आप देखोगे आपकी केमिस्ट्री वीक थी, फिजिक्स वीक थी, या फिर अपनी बायो वीक थी, और इन तीनों सब्जेक्ट में भी आपके कौन से चैप्टर ज्यादा वीक थे, कौन से मॉडरेट थे, कौन से स्ट्रॉन्ग थे। तो आपको एक पूरा इस तरीके से चार्ट बनाना पड़ेगा। उस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। रेदर देन कि आप बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं कि 8-8, 9-9 दिन तक बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े जा रहे हैं, उसके बाद काइनेमेटिक्स पढ़े जा रहे हैं। तो मतलब आप अगर ये गलती कर रहे हो, जो कि मैंने पास्ट में की हुई है, इसलिए मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ कि आप प्लीज ये गलती मत करो। देखो मैंने पास्ट में ये गलती कर चुकी है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आपने अब एक पूरा चार्ट बना लिया, आपके जो वीक चैप्टर है पहले उनको करिए, क्योंकि अभी नए नए जो है तो आप उन चैप्टर को, वीक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। लेकिन धीरे धीरे अगर आप ये बेसिक मैथमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक टेबल इन सब में पढ़े रहेंगे, ऑलरेडी इसी में पढ़े रहेंगे, तो भाई साहब आपकी हालत जो इस साल है वही अगले साल होने वाली है। कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं। तो दूसरी सबसे बड़ी गलती जो कि मैंने खुद ने भी की हुई, जो मेरे को लगती है कि मतलब हम क्या करते हैं कि हम अगले साल की प्रिपरेशन करिए, इस बार बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, तो मतलब लास्ट ईयर की जो हमने नोट्स बनाए थे वो सब फेंक देंगे, फिर वापस हम बिल्कुल बेसिक से नोट्स बनाने स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई साहब ये की सबसे बड़ी गलती ये मत करिए, आप बिल्कुल बेसिक से नोट्स मत बनाइए। आपके पास ऑलरेडी नोट्स है तो उन्हीं नोट्स में जो भी, अगर आप टीचर चेंज भी करना चाह रहे हैं, पहली बात तो आप टीचर चेंज मत करिए। अगर आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ा, आपको विश्वास था, 450, 500, 550 तक आपके नंबर आए, मतलब टीचर ने ठीक ठाक पढ़ाया हो, बस आपकी गलतियां थी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन थोड़े बहुत रह गया, तो आप बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल नोट्स मत बनाइए। लास्ट ईयर के नोट्स ही पढ़िए, बस उसमें स्टिकी नोट वगैरह कुछ ऐड कर लिए, और उसमें जो नए नए पॉइंट्स मिले उसी नोट्स में आप वापस ऐड कर दो। तो बिल्कुल नए नोट्स बनाने के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना। और तीसरी सबसे बड़ी गलती मेरे को ये लगती थी कि यार मेरे को बायो तो आती है, मैं बायो तो मैं बिल्कुल ही करूंगा, बायो में लास्ट में कर लूंगा, कि जनवरी फरवरी के बाद में कर लूंगा, लास्ट के 2-3 महीने में। इस बार मैं क्या करता हूँ, खाली फिजिक्स पढ़ने लगता हूँ। तो मैं क्या करता था, मतलब जो मैंने पास्ट टाइम में करता था, मैं क्या करता था कि मतलब मैं शुरू से फिजिक्स के लेक्चर उठाता था, फिजिक्स के लेक्चर देख रहा हूँ, पूरे दिन फिजिक्स के लेक्चर देख रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन भी नहीं करता, मतलब लेक्चर देखता हूँ, फिर उसको या 2 लेक्चर देख लिए, उसके बाद डीपीपी नहीं, डीपीपी नहीं कर रहा है, डीपीपी बाद में करूँ चैप्टर खत्म होने के बाद। तो ऐसे में लेक्चर 10-10, 11-11 लेक्चर पूरे चैप्टर के देखने होता है। जैसे चैप्टर कंप्लीट होता फिर मेरे को लगता है चलो अब डीपीपी करता हूँ इसकी, फिर मेरे को मन में आता है कि छोड़ यार अगले चैप्टर के बाद करेंगे इसकी डीपीपी, ये तो मेरे को वैसे भी आता ही था, इसकी डीपीपी करके क्या फायदा, अगले चैप्टर में करेंगे। तो वही रिपीट होता रहता था, बार बार पूरे दिन फिजिक्स के लेक्चर देखते रहता था, लेक्चर ही देखता रहता था। मतलब 2 से 3 महीने में फिजिक्स के लेक्चर में निकाल देता था। मैं केमिस्ट्री को बिल्कुल इग्नोर कर देता था, बायो को बिल्कुल इग्नोर कर देता था। मेरे को लगता था ये तो मेरे को आते हैं यार, ये तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, मेरी कमजोरी फिजिक्स में है और मेरा सिलेक्शन फिजिक्स की वजह से रुक रहा है, तो मैं फिजिक्स पहले कर लेता हूँ, फिजिक्स का लेक्चर देख लेता हूँ, और बायो तो मैं लास्ट में कर लूंगा। तो ये मेरे को लगता है सबसे बड़ी तुम्हारी मूर्खता है कि तुम्हें बायो पूरी अच्छे से आती है। माना कि ठीक है तुम्हारी बायो बहुत अच्छी है, पर भाई इसको मेंटेन करो। ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल छोड़ दोगे तो तुम्हें सब कुछ याद रहेगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। आप बायो को ठीक है कम पढ़ो, कम प्रायोरिटी दो अगर तुम्हारी बायो ठीक ठाक है, बट एटलीस्ट डेली एक चैप्टर तो एनसीईआरटी से रीड तुम्हें करना ही चाहिए। और भाई सिलेक्शन देखो कभी तुम्हारा फिजिक्स की वजह से कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। ये मैं 25 से कहता आ रहा हूँ, मतलब मेरे साथ में जितने भी थे मैं सबसे ये कहता था फिजिक्स के चक्कर में मत पढ़ो, मत पढ़ो, मत पढ़ो। आप अपनी बायो केमिस्ट्री फोकस करो। मेरी फिजिक्स ठीक ठाक होने के बावजूद भी, मतलब मेरे फिजिक्स में इतने कम नंबर आए, क्योंकि मेरे को पता है फिजिक्स भाई तुम्हारी कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, फिजिक्स हमेशा बेवफा होती है, बेवफा होती है। तो फिजिक्स तुम्हें हमेशा धोखा देगी। अपना जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना है वो बायो केमिस्ट्री में बनाना है, क्योंकि देखो तुमने इस बार भी तुमने देखा होगा जिसकी बायो केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग थी उसी का सिलेक्शन हो गया। तो मेरा खुद का एग्जांपल है, मतलब मेरी बायो और केमिस्ट्री ठीक ठाक गई, फिजिक्स में मेरे स्कोर लगभग ऐसे 100+ ही था कुछ, तो उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मतलब फिजिक्स में अगर तुम्हारे नंबर ठीक 101 भी आ गए ना, तब भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाना है एक अच्छे खासे ठीक ठाक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। इसलिए मेन फोकस तुम क्या करो, केमिस्ट्री और बायो पे। तो कभी भी फिजिक्स के चक्कर में बायो केमिस्ट्री को इग्नोर मत करो। और एक और सबसे बड़ी गलती जो मेरे को लगती थी, मेरे को लगता था मैं कट ऑफ से 2-3 क्वेश्चन पीछे हूं, तो मैं इस बार बहुत हाई स्टैंडर्ड की किताबें सॉल्व करूंगा। मतलब मेरे को सब तो आता ही, मैंने लास्ट ईयर तो सब कुछ किया था, पर 2-3 क्वेश्चन की वजह से तो मैं रह गया। मैं क्या करता था, मतलब मैं सारी बुक मंगा लेता, पीडीएफ इकट्ठी करने लगता, टेस्ट इकट्ठी करने लगता। मेरे को इतने सारे टेस्ट दूंगा, मैं इतनी सारी पीडीएफ इकट्ठी कर, बहुत सारी, मतलब मटेरियल इकट्ठा करने पर रह जाता था मैं
कि मैंने मतलब एससी भी रख ली, एनएसटी भी रख ली, एससी वर्मा भी रख ली, तो जितनी भी स्टैंडर्ड हाई हाई मोटी मोटी किताबें मैं सारी रख लेता हूं। मैं तो इस बार तो मैं सारी सॉल्व करूंगा। तो लिटरली मेरा क्या होता था, 2-3 चैप्टर करता था, काइनेमेटिक्स कर लिया, एलएलएम कर लिया, पीरियोडिक टेबल कर ली, मोल कॉन्सेप्ट कर ली, तो मतलब इन्हीं सब चैप्टर में मेरा सारा का सारा धुआं निकल जाता था, मेरी सारा घी खत्म हो जाता था। और इन चैप्टरों में आके फिर से मैं वापस से वही रूटीन पे आ जाता था कि अपना एनसीईआरटी करना, पीवाईक्यू करना। तो भाई साहब आप ये गलती कभी मत करो कि बहुत सारी बुक रख ली, ये भी करना वो रखना। टाइम के हिसाब से अपना स्लॉट रखो, कम रिसोर्सेज रखो, उसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। अपने आप पे ये घमंड मत लाओ कि हमारे 500 2-3 क्वेश्चन के वैसे रह रहा है, 450 500 नंबर है तो हमें बहुत कुछ आता है। ठीक है तुम्हें आता है, पर ऐसा भी नहीं कि तुम्हें बहुत कुछ आता है तो तुम बहुत हाई स्टैंडर्ड की किताबें सॉल्व करने लगो, जेईई मेंस के क्वेश्चन करने लगो, एडवांस के क्वेश्चन करने लगो। हमारा नीट का लेवल है, नीट के लेवल पे रहना, बस उसी को बार बार रिवीजन करना, बार बार रिवीजन करना। ये नहीं कि बस हाई स्टैंडर्ड की तरफ भाग गए। तो मेरे को लगता था ये भी एक बहुत बड़ी गलती है जो आप लोग भी करोगे। अगर आप लोग भी ये गलती कर रहे हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन कौन ये गलती करता था अपने अटेम्प्ट में और कौन कौन इस साल भी ये गलती कर रहा है। एक और सबसे बड़ी गलती जो मेरे को लगती थी, जो मैंने अपनी प्रिपरेशन ईयर में करी थी, मेरे को लगता था कि यार मैं पहले अपने एक बार सिलेबस एंड कर लूं, देन उसके बाद मैं टेस्ट दूंगा। तो ये करते करते भाई साहब मेरा पूरा साल निकल जाता था और टेस्ट का टाइम कभी आ ही नहीं पाता था। एक बार सबसे आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, जिसके नंबर ऑलरेडी 450 500 550 प्लस है, वो भाई साहब वीक में एक फुल सिलेबस टेस्ट जरूर दे। वो ये मेंटेन करने के लिए आपको जितना आता है एटलीस्ट वो मेंटेन रहे, और जो नहीं आता आप टेस्ट में देखो कि आपकी गलती किस टाइप की होगी, कौन सा चैप्टर तुम्हारा वीक है, कुछ चैप्टर में कौन सा टॉपिक वीक है, उस हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट करो। कि मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने लगे, आप टेस्ट के थ्रू तैयारी स्टार्ट करो। देखो कि टेस्ट में कौन सी मिस्टेक ज्यादा हो रही है, किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा मिस्टेक हो रहे हैं, किस चैप्टर से मिस्टेक हो रहे हैं, किस टॉपिक से मिस्टेक हो रहे हैं। तो फिर बार बार उसी टॉपिक को क्वेश्चन करो, उसी टॉपिक को बार बार पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ो, देन उसके हिसाब से आप अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट करते हो चलो। ये नहीं कि भाई एक बार मेरा सिलेबस एंड हो जाए, मैं अपना एक टारगेट बना लेता था कि यार पहले तो मैं टारगेट बनाता कि मेरे को दिवाली तक सिलेबस करना है, वो दिवाली तक सिलेबस हो नहीं पाता तो मैं फिजिक्स करने के चक्कर में रहता था। तो फिर दिवाली से मैं पोस्टपोन करता कि चलो दिसंबर तक सिलेबस कर लेते हैं, उसके 4 महीने बचेंगे, 4 महीने बाद टेस्ट देंगे। तो भाई साहब वो दिसंबर में निकल जाता था, तब भी मेरा सिलेबस पूरा नहीं होता था। फिर मैं सोचता चल यार कोई नहीं, जनवरी और दे देता हूँ, जनवरी में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 3 महीने बचेंगे, 90 दिन मैं रोज एक टेस्ट लगाऊंगा, तब भी मेरे 90 टेस्ट हो जाएंगे। तो भाई वो ऐसे करते करते जनवरी में निकल जाता था और वो टेस्ट का समय कभी नहीं आता था। सबसे यही कहूंगा कि टेस्ट स्टार्टिंग से दो, एटलीस्ट 500 प्लस वाला बच्चा तो स्टार्टिंग से टेस्ट दे, वीक में एक दे सकता है, और उसके बाद धीरे धीरे मतलब मंथ वाइज प्लानर बना के वीक में एक दिया शुरू में, बाद में 2 कर दिए, उसके धीरे धीरे करके जनवरी से तो एटलीस्ट डेली टेस्ट देना स्टार्ट करना चाहिए, फरवरी से 2-2 टेस्ट देना स्टार्ट करना चाहिए। जितना तुम टेस्ट दोगे, जितनी ज्यादा तुम मिस्टेक करोगे, उसको एनालाइज करोगे और उसके बाद जो सुधार करोगे, उसी से तुम्हारा सिलेक्शन होना भाई साहब। तो मेरा तो बस यही सजेशन है, इसके 500 प्लस आ रहे हैं एटलीस्ट वो तो हफ्ते में एक टेस्ट जरूर दे, और जिसके 450 और 500 के अप्रोक्स में है वो 10 दिन में या 15 दिन में एक फुल सिलेबस टेस्ट जरूर दे, जिससे जितना उनको आता है एटलीस्ट वो मेंटेन रहे। एक और बड़ी गलती जो मैंने अपने पास्ट ईयर में करी, मेरे को ये लगता था कि यार ये पास्ट ईयर के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या ही करने, ये तो मेरे को आते ही है, तो मैंने कर ही रखे हैं, मैंने लास्ट ईयर भी करे थे, उससे लास्ट ईयर भी करे, तो मैं क्या दोबारा इसको पास्ट ईयर के क्वेश्चन करूँ। तो भाई साहब ये सबसे बड़ी मूर्खता है तुम्हारी कि पास्ट ईयर के क्वेश्चन को इग्नोर करना। तो पास्ट ईयर के क्वेश्चन तुम भले से तुम्हारे सेकंड ड्रॉप हो, थर्ड ड्रॉप हो या मल्टीपल ड्रॉप हो, आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन को कभी इग्नोर मत करो। पास्ट ईयर के क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि बिल्कुल क्वेश्चन कर रहे हैं तो बस ये कि हाँ मेरे को आता है, रटा हुआ है तो ऐसे टिक मारो, कभी भी ऐसे टिक मत मारो। पास्ट ईयर के क्वेश्चन को भाई से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करो। मतलब ठीक है, एक क्वेश्चन आया उसके 4 ऑप्शन है, तो ये देखो भी 4 ऑप्शन अगली बार अगला क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं इन 4 ऑप्शन से। आप खुद अपने पेपर एनालाइज कर लेना, लास्ट ईयर के भी, इस साल के भी, कभी की मतलब 2019 से एंटी पेपर बनाता हुआ है, आप खुद एनालाइज कर लेना कि मतलब जितना भी क्वेश्चन होता है वो सारे का सारा पीवाईक्यू का राउंड ही होता है। मतलब कभी कैसा होगा कि 4 ऑप्शन देंगे, उन्हीं 4 क्वेश्चन का एक बार ऑप्शन बना दिया। मतलब मैं फॉर एग्जांपल सेल्फ रिवीजन का लेता हूं, जैसे उसमें बोलता है कि इक्विटोरियल प्लेट किस पे बनेगी, तो मेटा किस पे बनेगी। देखिए उसके एग्जांपल एनाफेज भी है, प्रोफेज भी है और टीलोफेज भी है। तो हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि एनाफेज से अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, ठीक है, प्रोफेज से अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, टीलोफेज से अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है। मतलब ये जो 3 ऑप्शन बाकी बचे ना ऑप्शन के अलावा, तो हमें खुद से क्वेश्चन बनाना है इसमें। तो ठीक है, ऐसे पीवाईक्यू करो तुम। पहले मैं क्या करता था, पीवाईक्यू इग्नोर कर देता तो मेरे को आता है कि ठीक है आगे बढ़ गया, टिक मार के आगे बढ़ गया, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं पीवाईक्यू कर रहा हूँ। अगर सच में वो लिटरली पीवाईक्यू करने का उसका कोई ऐसा कोई फायदा नहीं है। आप एक एक ऑप्शन को अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के फ्रेम करो, ठीक है। तो ऐसे, तो अगर आप ऐसे पीवाईक्यू करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो अपनी प्रिपरेशन पीवाईक्यू बिल्कुल इग्नोर मत करो। बाकी मेरे को लगता है ये सब गलतियां थी जिनसे आप बच सकते हो। तो मैंने मोटा मोटा सारी गलतियां बता दी है। बाकी अगर आपको और भी कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए कि और मैं अपनी जर्नी पे बताऊं कि मैंने और क्या गलतियां करी थी जो आप लोग नहीं कर सकते, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बाकी आप लोग इन गलतियों से कैसे बच सकते हो, कैसे एक सही गाइडेंस में पढ़ सकते हो, उसके लिए मैंने और ऋषभ ने एक मेंटरशिप लॉन्च करी है, जो कि 1-2 दिन में उसकी डिटेल वीडियो आने वाली है। तो तब तक चैनल के साथ जुड़े रहे। और बाकी और क्या मैं सुधार कर सकता हूँ वीडियो में, और किस टॉपिक में वीडियो बना सकता हूँ, मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन जरूर देना। चलो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।